लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया, उनके मुंह से सिर्फ ये निकला, आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़, पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दें, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थीं। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज़ ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से उनके लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थीं। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेख की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग, कम्युनिज्म और अपटन सिनक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलदीप के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुँचे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी ख़त्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया
और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहेगुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर के याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों की ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सोदी ने उन्हें मृत घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उनसे कहा गया कि वे मृतकों की पहचान करें तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था। इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने पर फैसला लिया गया और उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनके आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ से आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे।
सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा, इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुम्बद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थीं। लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के माल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही 3 फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफ़र अली ने एक नज़्म पढ़ी जिसका लब्बो लबाब था, किस तरह इन शहीदों के अध जले शवों को खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थीं, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया जितना भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की ज़मीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरे देश प्रेमियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।